हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन gurukulagri.com। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक IBPS AFO एग्ज़ाम 2019। IBPS AFO के 2019 के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आज हम बात करेंगे। आज हम 3 मेजर टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, जो स्टूडेंट पिछले साल सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके क्या कारण रहे। दूसरा, IBPS AFO का पैटर्न क्या रहता है, क्यों पैटर्न हर बार चेंज होता है। और थर्ड, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप IBPS AFO का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। जो स्टूडेंट पिछले साल सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके ऊपर बात करना इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि आप वो सेम गलती रिपीट ना कर पाएँ। कुछ कारण रहे उनके, जो मेजर कारण थे, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट का रट्टा मारना। स्टूडेंट ने अपने दिमाग से ये सोच के कि ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे स्कीम्स 2017 में स्कीम्स काफ़ी आई थी और सभी ने स्कीम्स रट ली थी कि 5 से 7 क्वेश्चन पक्का आएंगे और ये रट लिया तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, लेकिन स्कीम एक भी नहीं आई। एंटोमोलॉजी, एंटो का तो सभी ने यूं पढ़ लिया था कि 2016 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2017 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, मेरे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, लेकिन एंटो का भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और थर्ड, करंट अफेयर। करंट अफेयर का ऐसा एक सभी के ऊपर भूत सवार था कि करंट अफेयर आएंगे, लेकिन करंट डेटा आया, करंट अफेयर नहीं। जैसे राइस का प्रोडक्शन वगैरह डेटा था वो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न ये रहेगा या ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मिस गाइडेंस। आपको जो बंदा गाइड कर रहा है, जिससे आप पूछ रहे हो कौन सी बुक फॉलो करूं या मैं कैसे पढूं, क्या उसने IBPS AFO 2017 और 18 का एग्ज़ाम दिया है, उस एग्ज़ाम हॉल में बैठा है, उसको क्या उसका एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है वो कैसे घुमा के आता है या क्वेश्चन क्या कैसे बनता है। और थर्ड, जो एक मेजर कारण रहा, जो थर्ड मैं कारण बताने जा रहा हूं, ये वो कारण है कि सभी ने पूरी जम के तैयारी की, लेकिन एक गलती के ऊपर उनका सेलेक्ट नहीं हो पाया। सभी ने इंग्लिश को लाइटली लिया, कुछ स्टूडेंट ने इसे अच्छे से पढ़ा भी था, एडिटोरियल वगैरह अच्छे से किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मेंस की तैयारी के चक्कर में उन्होंने इंग्लिश को कहीं ना कहीं लाइटली ले लिया। और वही सेम गलती जो 2017 में हुई वही 18 में हुई कि इंग्लिश में तुक्के लगा दिए। एवरेज अटेम्प्टेशन इंग्लिश में था 10 से 20, हालांकि कुछ स्टूडेंट ने 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे। लेकिन इंग्लिश का एग्ज़ाम होने के बाद सभी के मन में ये था कि शायद मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगा, और एक दूसरे से पूछ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर कि यार इंग्लिश में क्या कट ऑफ जा सकती है। ना ही तो 10 क्वेश्चन वाला श्योर था, ना ही 30 वाला श्योर था। और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट था प्री का, वो लगभग 13 से 15 दिन के बाद आया, और वो 13 और 15 दिन वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाए सिवाय एक दूसरे से पूछने के बजाय। उनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था, किताब खोलते लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि प्री ही नहीं क्लियर होगा, मेन की तैयारी क्यों करें। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए रिजल्ट आने के बाद दिन बचे थे 15, और वो 15 दिन में 1 महीना वो जो आपने प्री से पहले एग्रीकल्चर का छोड़ दिया था, आप सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे थे, और 15 दिन ये आपने जो ये तैयारी नहीं की, इसकी तैयारी के लिए आपको सिर्फ मिले थे 15 दिन।
और उसमें फिर मैं क्या पढ़ूँ यार, मैं क्या पढ़ूँ या मैं ये पढ़ूँ, उसमें सब कुछ रफा दफा हो गया। तो ये भी एक मेजर कारण रह जाता है कि आप अगर प्री की तैयारी मेन के लेवल की कीजिए, ईच एंड एवरी साइड आपको क्लियर करनी होगी। और एक कारण मैक्सिमम अटेम्प्टेशन, नेगेटिव मार्किंग जिसका कारण रह जाता है। एक स्टूडेंट मेरे को ऐसा भी मिला था जिसने 58 अटेम्प्ट किए थे 60 में से, लेकिन उसका मेन एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। तो अटेम्प्टेशन कितना करते हो इसका कोई मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो क्या वो सही है। क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ था। नेगेटिव मार्किंग का बहुत ही एक अच्छा रोल रह जाता है सिलेक्शन में। और फिर एक और कारण था, वो था लेस प्रिपरेशन। कट ऑफ की वजह से अपने दिमाग से ये सोचने लग गए, अंदाज़ा लगाने लग गए कि 2017 में जो कट ऑफ गई वो गई थी 11.80 जनरल की, और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 रहेगी। मेरी इतनी तैयारी है, मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट में मेरे 20 से 25 नंबर आ रहे हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का है, मैं सिक्योर हूँ। लेकिन आपका मॉक टेस्ट देने सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए एक पीक लेवल की। तो ये कुछ कारण रह जाते हैं जो एक फेलियर के कारण बन जाते हैं। और एक और कारण है जो है बुक वाइज पढ़े। जब आप बुक वाइज पढ़ रहे हो, जैसे आप एक बुक ले लिया, आप उसको हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच एक बुक पढ़ रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि ये बुक पढ़ने के बाद मैं वो बुक पढ़ूंगा, वो बुक पढ़ने के बाद मैं वो बुक पढ़ूंगा। तो अगर आप बुक वाइज पढ़ रहे हो तो शायद आपके पढ़ने का तरीका मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्योंकि बुक में अगर आज आप मान लीजिए सॉइल साइंस पढ़ रहे हो और कल को एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो और परसों आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो, तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट क्लियर करना। और इस बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्यों चेंज होता है। सबसे पहले हम बात करें कि एग्जामिनर की जो सोच होती है वो बहुत गहरी होती है, जो कि साधारण एग्रीकल्चर का स्टूडेंट शायद नहीं समझ पाता। एग्ज़ाम कभी भी एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए नहीं बनाया जाता, कभी भी कट ऑफ को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता। एग्ज़ाम का एक एक क्वेश्चन इस तरीके से सेट होता है कि जो स्टूडेंट कैंडिडेट उस एग्ज़ाम को दे रहा है, क्या उसका IQ लेवल, क्या उसकी सोच उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है या नहीं। एग्जामिनर आपका सब कुछ चेक करता है और आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे एनालिटिकल स्किल, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। एग्ज़ाम हॉल में उस प्रेशर के बीच क्या आप सही डिसीजन ले पाते हो, ये सब कुछ IBPS AFO में चेक किया जाता है। इसलिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, प्री और मेन में। प्री में आपकी एनालिटिकल स्किल चेक की जाती है और मेन में आपकी नॉलेज। एनालिटिकल स्किल जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनकी बहुत कम होती है। जैसे आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के उसमें से क्या कंक्लूड क्या कर पाते हो। इसीलिए इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं और एक क्लोज टेस्ट। 30 नंबर एनालिटिकल स्किल के ऊपर ही होते हैं, इसलिए ग्रामर की वेटेज बहुत कम कर दी गई है 2017 और 18 में, क्योंकि पैटर्न 17 और 18 से ही चेंज होना शुरू हुआ है। और एप्टीट्यूड में DI और रीजनिंग में पजल की वेटेज इसीलिए ज़्यादा होती है कि आपकी एनालिटिकल स्किल चेक की जा सके, आपको प्रेशर में रख के देखा जा सके कि क्या आप सही से डिसीजन ले पाते हो या नहीं। और मेन का जो होता है वो होता है आपकी नॉलेज। IBPS AFO की जो जॉब के कैंडिडेट है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब की, जो फील्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी नॉलेज आपको कितनी है।
IBPS CFO 2018 में एक क्वेश्चन आया था, वो था इंडिया में जो पोल्ट्री के बैच होते हैं वो कितने होते हैं, एक फार्मर एक पोल्ट्री के बैच कितने ग्रो कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं ताकि एक IBPS फील्ड ऑफिसर को ये पता हो कि एक पोल्ट्री फार्मर है उसकी इनकम कितनी है। तो ऐसे जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो क्वेश्चन था ये 4 बार रिपीट हो चुका है पिछले 2 साल में, 2 बार नाबार्ड में, 2 बार IBPS CFO में, सीधा रिपीट हो रहा है। क्योंकि ऐसे ये जो फील्ड हैं ये फार्मर की जो इनकम होती है इसको डबल करने में रोल अदा करते हैं। तो आपको जो मेजर फील्ड हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस देना है। अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो सब्जेक्ट वो ही रहते हैं, उनके डीप में एग्जामिनर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो ज़्यादा सब्जेक्ट रोल प्ले करते हैं जैसे फिशरी और लाइफ स्टॉक, सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन, मेट्रोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन और 1-2 और जो रह गए हैं, ये सब्जेक्ट ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और ये सब्जेक्ट फार्मर की जो इनकम डबल करने का जो गवर्नमेंट का प्लान है उसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि IBPS AFO 2019 का जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले आपको 2 बड़े मायाजाल उनसे बाहर निकलना है। जो पहला है वो है व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप में क्विज़ होता है उसमें बहुत इरिलीवेंट क्वेश्चन होते हैं कि वो कुछ काम के भी नहीं होते हैं और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। दूसरा मॉक टेस्ट, अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो मतलब बिना प्रिपरेशन के आप चेक कर रहे हो कि भाई मेरी तैयारी कितनी है, मेरा इंडिया में रैंक कितना आ रहा है, रैंकिंग स्पेशली। क्योंकि पिछले साल कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके मॉक टेस्ट में 45 नंबर आ रहे थे 60 में से और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके 20 नंबर एक एवरेज नंबर आ रहे थे और उनका सिलेक्शन हुआ था। ये 2 मायाजाल वो हैं कि आप बिना तैयारी के आप चेक कर रहे हो कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है। और मॉक टेस्ट आपको कब देना है? एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, जब आप 100% श्योर हो कि ये जितना भी मटेरियल है मैंने पढ़ लिया है और आपको चेक करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कहाँ वीक रह रहे हो, तब मॉक टेस्ट देना है, अभी नहीं। हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि IBPS AFO 2019 का या जो 18-17 का जो एग्ज़ाम का माहौल होता है वो कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन को घुमा के डाला जाता है और आपको किस लेवल की पीक लेवल की स्टडी करनी है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सिर्फ एक कंडक्ट करेंगे और बाकी मॉक टेस्ट है वो हम बाद में देंगे एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले। और एक डेली क्विज़ हम दे रहे हैं माइक्रो एनालिसिस के लिए, ये यूट्यूब पे होगा, वीडियो इंटरलिंक होगा। इस क्विज़ का जो मेन मोटिव है वो ये है कि डेली का एक माइक्रो एनालिसिस दिया जाए ताकि व्हाट्सएप के ऊपर जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसे बचाया जा सके, टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सके। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंटरलिंक होके क्वेश्चन उसमें से कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन इंटरलिंक कैसे बन जाते हैं, साथ डेटा कैसे पढ़ना है, सब एनालिसिस किया जाएगा और जो प्रोडक्टिविटी है उसको ज़्यादा किया जा सके। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है, आप फ्रेशर हो, तो सबसे पहले आप कोई भी एक बेसिक की बुक पढ़ सकते हो। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, लगभग हर एक जिसने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया वो भी आपको यही बुक रिकमेंड करेगा, नेम रासुंदा। इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है या पिछले बार एग्ज़ाम दिया है तो आपका बेसिक स्वाभाविक रूप से क्लियर होगा, तो आप gurukulagri.com के मॉड्यूल पढ़ सकते हो। और दूसरा, आपको डेली प्रोडक्टिव पढ़ना है, 6 से 8 घंटे पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन क्वालिटी वर्क करिए। आपको याद कितना रहता है ये मैटर करेगा, ये मैटर नहीं करेगा कि आप कितना पढ़े हो आज। आप कम पढ़िए लेकिन उतना पढ़िए जितना आपको याद रह सके। सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आपका ईच एंड एवरी साइड क्लियर होगा
जैसे कि आप कोई भी बेसिक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो किसी बुक से, उसके साथ आप gurukulagri.com के जो मॉड्यूल हैं उस सब्जेक्ट के मॉड्यूल फॉलो कीजिए, ताकि आपका ईच एंड एवरी साइड विद क्लियर एंड क्रिस्टल तरीके से क्लियर हो सके। और किसी भी एक सब्जेक्ट का प्रेडिक्ट नहीं करना है कि इस सब्जेक्ट का ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक और बात, IBPS AFO की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के मन में एक मंशा जरूर होती है, और वो होती है कट ऑफ की टेंशन। आपको बता दूं, कट ऑफ की टेंशन आप मत लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, नंबर ऑफ़ सीट कितनी है। नंबर ऑफ़ सीट वैकेंसी का थोड़ा ज़्यादा रहता है स्टूडेंट को कि कितनी वैकेंसी आएगी। ज़्यादा टाइम तो यही सोचने में वेस्ट कर देते हो आप अपना। इस बार थोड़ा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वैकेंसी अच्छी आने के चांसेस हैं, क्योंकि 2018 में कुछ बड़े बैंक जो अच्छी वैकेंसी निकालते हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी ही नहीं थी IBPS को, तो नंबर ऑफ़ सीट बढ़ने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहती है इस केस में। और अब हम बात करते हैं gurukulagri.com के मॉड्यूल सिस्टम के बारे में। आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मॉड्यूल सिस्टम से। gurukulagri.com ने एक सब्जेक्ट को हिस्सों में बांट दिया गया है, और एक हिस्से को कहते हैं मॉड्यूल। एक टॉपिक के ऊपर आपको एक मॉड्यूल मिलेगा। उस मॉड्यूल में सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी। उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप जो PDF पढ़ने जा रहे हो उसको कैसे पढ़ना, और उसमें इम्पोर्टेंट डेटा क्या है, और उसमें बारीकियाँ क्या हैं। उसके बाद आपको मिलेगी PDF जो एवरेज 10 पेजेस की होगी, थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, 2 पेज कम भी हो सकती है। ये सब पढ़ने के बाद आपको मिलेगा उस PDF का क्विज़। एक टॉपिक को आप क्लियर एंड क्लिस्टर तरीके से क्लियर करोगे मॉड्यूल सिस्टम में। आपके याद करने की जो क्षमता होगी वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगी मॉड्यूल सिस्टम से। अगर आपने, और एक क्विज़ देने की बात आपको बता दूं कि आपने जो PDF पढ़ी है, आप क्विज़ PDF पढ़ने के तुरंत बाद मत अटेम्प्ट करें, क्योंकि तब दिमाग में छपा हुआ होता है और आपको कहीं ये हो जाएगा कि हाँ मेरे सारा याद होगा। नहीं, आप PDF पढ़ने के बाद आराम से 2 या 3 घंटे दिमाग को रेस्ट दीजिए। आप सो सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, आप दोस्तों से बातें कर सकते हो, या खेल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। आप दिमाग शांत कीजिए और उसके बाद आप सीधा आके क्विज़ खोलिए उस मॉड्यूल का और क्विज़ चेक कीजिए और क्विज़ दीजिए। आपकी जो याद करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट टाइम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, कितना भी आप रीटेक कीजिए उस क्विज़ को। आप PDF मत पढ़ें, पहले क्विज़ दें। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, आप मॉड्यूल में जाएं, PDF में जाएं और चेक करें और पढ़ें। ये है मॉड्यूल सिस्टम की खासियत। और ऑनलाइन की अगर ब्यूटी की बात करें तो ऑनलाइन का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना चाहें पढ़ सकते हो। आप किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का सीधा पढ़ सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो ऑफलाइन में नहीं होता है। क्योंकि ऑफलाइन में एक टाइम फिक्स होता है, और अगर आप कोचिंग शुरू कर रहे हो ऑफलाइन तो आपको सबसे पहले बेसिक से शुरू किया जाता है, क्योंकि वो तो सभी को एक को लेके पढ़ा रहे हैं, वो आपको स्पेशली नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में आपको जो आपका कंसेप्ट क्लियर है उसे छोड़ के जो बचा हुआ है सीधा आप उसको टारगेट कर सकते हो। एफिशिएंसी काफ़ी गुना ज़्यादा है ऑनलाइन की। और सेल्फ स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है इस टाइप के एग्ज़ाम में। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, या कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आपको पढ़ने में परेशानी होती है, तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट प्लेस। क्योंकि दिन में कोई तो वो 2 से 4 घंटे ऐसे होंगे जब आप प्रोडक्टिव पढ़ सकते हो। और मॉड्यूल सिस्टम का जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको दोपहर में कहीं काम है, दोपहर में कहीं जाना है, तो सुबह उठ के जैसे आपने एक PDF पढ़ ली और दोपहर को आप चले गए, और शाम को आपने आके उस PDF का क्विज़ दे लिया, तो आपका दिन वेस्ट नहीं होगा, क्वालिटी वर्क हो जाएगा। और gurukulagri.com पे आपको प्री का, मेन का A to Z मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप मेन की तैयारी कर रहे हो
तो प्री की तैयारी भी करनी आपको आवश्यकता है। पिछले साल कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो मेन की तैयारी कर रहे थे लेकिन प्री को लाइटली ले लिया, लेकिन वो प्री में बाहर हो गए, तो काफ़ी दुख होता है। आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग को ईजिली नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि ये तो ईजी आते हैं, ये तो ईजी आएंगे, क्योंकि IBPS कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपको ईच एंड एवरी साइड क्लियर करनी है। और इंग्लिश में अगर बात की जाए, और वो है एडिटोरियल, सबसे इम्पोर्टेंट है। एडिटोरियल में क्या कवर होता है आपका? 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक क्लोज टेस्ट और एक जंबल। 35 नंबर कवर हो रहे हैं 50 में से। एनालिटिकल स्किल अच्छे से चेक की जा रही है इंग्लिश में। सुबह उठिए, आपको gurukulagri.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटोरियल मिल रहा है, और उस एडिटोरियल को आप आराम से पढ़िए, और बाद में उसकी वकैब भी मिलेगी आपको नीचे, और उस वकैबलरी का आपको क्विज भी मिलेगा जो आप शाम को अटेम्प्ट कर सकते हो कि आज की जो वकैब थी वो कितने बार भी रीटेक कर सकते हो आप, क्या मेरे याद है। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ को, बारीकियों को हमने ध्यान रखा गया है कि कहाँ स्टूडेंट की कमी रह रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्री की कट ऑफ 28 गई थी और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 40 जा सकती है, तो इस बहम में मत रहें, क्योंकि पिछली बार IBPS AFO मेंस की कट ऑफ जो गई थी वो 11.80 थी, लेकिन इस बार जो गई थी वो थी 20.75। तो कट ऑफ का कुछ नहीं सोचना है, ईच एंड एवरी साइड पढ़िए। और gurukulagri.com पे प्री और मेन का मटेरियल सभी एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि कंक्लूडेड मटेरियल है। और लास्ट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ उन फ्रेशर्स के लिए और उन फेलियर्स के लिए, जिसको फेलियर्स वर्ड हम ना यूज़ करें तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई भी बंदा ज़िंदगी में फेल नहीं होता है अगर वो सच्चे दिल से मेहनत की जाए। अब फ्रेशर के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। UPSC सिविल सर्विस में 2015 की जो टॉपर रही थी टीना डबी, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, पूरे इंडिया में टॉप किया था और इतिहास रच दिया था। और इस बार के जो टॉपर हैं अनुदीप, 5वीं अटेम्प्टेशन थी उनकी, 3 बार वो फेल हुए थे, जॉब भी करते थे और इस बार इतिहास रच दिया, पूरा का पूरा इतिहास चेंज कर दिया, पूरे इंडिया में टॉप आ गए। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप फ्रेशर हो, ये कोई मैटर नहीं करता आप कितनी बार फेलियर हो, मैटर करेगा आप किस दिशा में जा रहे हो, आपकी रणनीति क्या है और आप पढ़ क्या रहे हो। ये चीज़ होती है जो आपका सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम 2019।